हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसरो जो है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 24 तारीख का जो मार्च को एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर उसको अपने हल करेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 60 रहेगी और सभी का अपने विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से उनके आंसर जो होंगे वो निकाले जाएंगे। तो यहाँ आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब जो यहाँ आप लोग पारस्परिक देख रहे हो, व्युत्क्रम होता है हिंदी के अंदर इसका मतलब। तो व्युत्क्रम जो होगा रेजिस्टेंस का यानी कि 1/r, तो 1/r का जो व्युत्क्रम जो होगा उसको आप लोग क्या लिखेंगे, जी, यानी कि कंडक्टेंस लिखेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक 60 वाट का लैंप है और एक 25 वाट का, वोल्टेज इनकी दोनों की क्या सेम है। तो 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो नॉर्मली आप लोग घरों के अंदर जो यूज़ करते हो इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो सेम होती है, और एक आपके पास 25 वाट का एक 60 वाट का। तो 25 वाट के रेजिस्टेंस का जो लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा 60 वाट के लैंप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। जैसे जैसे वाट क्षमता कम होगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको लॉस से पूछा गया कि जो मशीनें जो होती है उसके अंदर कोर जो होती है यानी कि कोर जो होती है वो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया कि एडी करंट को कम करने के लिए दो काम किए जाते हैं, एक तो उसको लेमिनेटेड किया जाता है और दूसरी आप लोगों ने देखा होगा जो कोर जो होती है उसकी मोटाई को भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इन हानियों को कम करने के लिए काम क्या किया जाता है, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए जो कोर जो होती है ऐसे पदार्थ के लिए जाती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जल्दी बने और जल्दी खत्म हो, इसलिए यहाँ सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉपर लॉस जो है आपको पता है ये करंट और रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये हानियाँ जो होती है चेंज होती रहती है, और हिस्टैरिसीस हानियाँ और भंवरदार हानियाँ इन दोनों जो होती है कोर में होती है, इसलिए इनको कोर हानियाँ या स्थिर हानियाँ भी कहा जाता है। अगला बैटरी से आपको दे रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 एम्पीयर घंटा क्षमता, 10 घंटे तक कितनी धारा दे सकेगा। तो आपको यहाँ से फार्मूले से भी पता चल रहा है कि एम्पीयर इंटू घंटा, तो एच क्षमता जो है उसकी कितनी है, आपको पता है 3 है, और एम्पीयर आपको निकालना है, घंटे आपको यहाँ दे रखे हैं 10। तो आप लोग काम क्या करेंगे, एम्पीयर निकालने के लिए 3 के भाग में क्या कर देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे। तो 3/10 होगा, यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो कितना रहेगा, 0.3 एम्पीयर रहेगा। तो ये बैटरी का क्वेश्चन था, तो 0.3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है डीसी जनरेटर जो होता है उसमें कम्यूटेटर जो होता है उसका काम क्या है। तो देखो ये डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों में अलग अलग काम होता है इसका। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि ये काम क्या करेगा। एक चीज़ तो आप लोगों को पता है कि एसी को डीसी में चेंज करेगा, और दूसरा अगर यहाँ धारा देता, वोल्टेज देता तो काम क्या करते हैं आप लोग। तो एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि ये एसी जो वोल्टेज होता है उसी को क्या करता है, डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। अगर ऑप्शन में करंट होता तो आप लोग वो करंट नहीं करते हैं, वोल्टेज करते हैं। और डीसी जो मोटर जो होती है उसके अंदर ये उल्टा काम करेगा, जो एसी सप्लाई डीसी सप्लाई आप जो दे रहे हो उसको एसी में भेजेगा, यानी कि मोटर पर एक दिशा में टॉर्क उत्पन्न करने का जो काम करेगा वो भी कौन करेगा, कम्यूटेटर करेगा। अगला है कि डीसी सर्किट जो होता है उसका पावर फैक्टर क्या हुआ। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि एसी सर्किट जो होता है उसके पावर फैक्टर कभी भी स्थिर नहीं होता, वो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। और एसी सर्किट के अंदर आप लोग 3 प्रकार के लोड पढ़ोगे, इसके अलावा आरएल भी पढ़ सकते हो, एलसी भी पढ़ सकते हो, इसके अलावा आरएलसी, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टाइप के लोड चलते हैं। लेकिन यहाँ डीसी सर्किट जो होगा इसका पावर फैक्टर आपको पता है कि कालांतर जो होगा डीसी सर्किट के अंदर वो कितना होगा, 0। तो पावर फैक्टर यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिटी बनेगा। तो ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की जो आग बुझाने के लिए आप लोग जो होता है वो किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बिजली की जो आग बुझाई जाती है इसके लिए आप लोग जो इस्तेमाल करोगे वो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सचेंजर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि CO2 युक्त। और CO2 याद रखोगे कि CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये भारी गैस होती है, क्योंकि जब जैसे ये आग जल रही है और ये भारी होगी तो ये काम क्या करती है, इसके ऊपर एक परत बना देती है और इसको ऑक्सीजन मिलने से क्या कर देती है, रोक देती है। तो ये काम क्या करता है
कि कोई भी अग्निशामक यंत्र होगा वो ईंधन जो होता है उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जलने के लिए पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी अधिकतम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, या उसकी अधिकतम एफिशिएंसी कब होगी। तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब आपका कॉपर लॉस होगा और आयरन लॉस होगा इसके बराबर हो जाएगा, तब ये काम क्या होगा, अधिकतम एफिशिएंसी फिर क्या करेगा, काम करेगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन देखो, जब वह ऐसा भारित होता है कि तांबे की हानि लोहे की हानि के समान होती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी करेक्ट रहेगा। और यहाँ ये परिवर्तनीय हानियाँ भी लिखा आ सकता था और ये स्थिर हानियाँ भी लिखा हुआ आ सकता था, या इसको कोर हानियाँ भी लिखा आ सकता था और इसको ओमिक लॉस भी लिखा आ सकता था। तो ये आपको अलग अलग नाम भी याद रखने हैं कि कॉपर लॉस के नाम क्या क्या बोल सकते हो और आयरन लॉस के क्या क्या नाम है। अगला है कि जब प्रत्यावर्तक जो यानी कि अल्टरनेटर जो होता है उसकी अगर आप लोग स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि एफ बराबर जो होगा वो पी एन बटा में क्या रहेगा, 120 रहेगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आपको रेटेड फ्रिक्वेंसी चाहिए तो उसके अंदर जो स्पीड होती है वो भी रेटेड रखी जाती है, क्योंकि पोलों की संख्या तो आपने मशीन की डिज़ाइन के अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लेकिन जो स्पीड है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। इसलिए अल्टरनेटर की स्पीड को हमेशा क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। तो इसका मतलब अगर आप लोग स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन का क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। और भारत के अंदर जो 3 फेज और जो सिंगल फेज की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और डीसी के लिए पूछा जाए तो 0 हर्ट्ज। और इस फ्रिक्वेंसी में जो चेंजिंग हो सकते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, जो रूल नंबर है अपना 54 नंबर रूल है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये 3% जो होगा वो फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग हो सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सा, आपको बताना है कि कौन सा जो विद्युत प्रघात है यानी कि अपने को जो सुरक्षा प्रदान करेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो आपको पता है कि एमसीसीबी हो गया, एमसीबी हो गया, एएलसीबी, ये सारे सर्किट ब्रेकर हैं। और एएलसीबी भी सर्किट ब्रेकर है, लेकिन ये सर्किट ब्रेक कब करेगा, जब अर्थ फॉल्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आपकी जो प्रोटेक्शन करेगा वो यहाँ ये करेगा, और बाकी ये जो 3 है ये उपकरणों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। कि एमसीबी जैसे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने पर ये काम क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक कर देंगे, और उस वजह से उपकरण जो होगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि किसी उपकरण की सुरक्षा प्रदान किसके द्वारा करेंगे। और जो ईएलसीबी होगा या आरसीसीबी होगा ये मानव को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक से। और आरसीसीबी का जो पूरा नाम रहेगा वो रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए बाहर से प्रतिरोध जोड़ोगे। तो आपको पता है कि सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर, और आपको दे रखा है वाउंड रोटर सिंक्रोनस मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो देखो आप लोगों को ये तो पता है कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर रोटर पर वाइंडिंग की जाती है, और बाहर से आप लोग काम क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हो। और बाहर से जब आप लोग रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इसका मतलब इसके स्टार्टिंग टॉर्क में क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि बाहरी जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है वो स्टार्टिंग टॉर्क में वृद्धि करने के लिए जोड़ा जाता है, और ये आप लोग काम कर सकते हो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। इस समय इसका जो रोटर होगा वो स्टार कनेक्टेड होगा, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, चाहे भले ही आपका स्टेटर जो होगा वो स्टार हो या डेल्टा हो। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा चलता है। तो आपको पता है कि इंडक्शन मोटर जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि जब आप लोग 3 फेज की मोटर को सप्लाई देंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जिस गति पर घूमता है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस गति। लेकिन इसका रोटर कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इसका जो टॉर्क होगा वो शून्य हो जाता है। इसका मतलब एन एस की स्पीड ज़्यादा रहेगी, एन आर की क्या रहेगी, कम रहेगी। तो रोटर जो हमेशा क्या करेगा, सिंक्रोनस गति से क्या करेगा, कम गति पर चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करते हैं। तो आपको वो ऑप्शन दिया गया है। तो पहली बात आप लोग याद रखेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर देखो क्या क्या करेगा। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कि स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों को कम करेगा। स्टार्टिंग धारा और स्टार्टिंग टॉर्क, जो स्टार्टिंग धारा है उसको तो क्या करेगा, कम करेगा, टॉर्क को क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्टार्टिंग धारा बढ़ाएगा, टॉर्क भी बढ़ाएगा, स्टार्टिंग धारा बढ़ाता है। और ठीक है, तो यहाँ देखो
स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो वोल्टेज होगी, क्योंकि स्टार के अंदर जुड़ेगा, तो इसके अंदर जो लाइन वोल्टेज होगी, फेज वोल्टेज होगी, वो लाइन वोल्टेज के 1 बटा में क्या हो गया, √3 होगा। और इसका मतलब इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो फुल लोड टॉर्क का कितना होगा, 1/3 होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग इसका जो टॉर्क जो होगा वो वोल्टेज के क्या चलेगा, स्केयर चलेगा। अगर मैं इसका स्केयर करूँगा तो √3 किस में चेंज हो जाएगा, 3 में। तो पहली बात आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क को क्या करेगा, कम करेगा। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य हानि है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की मुख्य हानि क्या है कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम मिलेगा। दूसरा, आप लोग वोल्टेज कम करोगे तो फेज करंट का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो ये दोनों काम ही क्या करेगा, यानी कि स्टार्टिंग धारा और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों को क्या करेगा, कम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर किस लिए जोड़ा जाता है। कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसको रिसीविंग एंड ऑफ सब स्टेशन पर क्यों जोड़ा जाता है। तो जैसे ये मान लेते हैं ये पावर स्टेशन है जहाँ बिजली का निर्माण हुआ, और ये जीएसएस है। तो यहाँ आप लोग काम क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोटर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये पूछा गया। और आपको पता है कि यहाँ जो मेनली इसका जो यूज़ किया जाता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। और सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य उपयोग है वो यही है कि पावर फैक्टर को सुधारने में किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए किस समय करेगी, एक तो मोटर क्या चलनी चाहिए, नो लोड पर चलनी चाहिए। और दूसरा क्या होनी चाहिए, ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगी, लीडिंग करंट लेती है। ओवर एक्साइटेड होना जरूरी है। तो ये कंडीशन भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला है कि 3 फेज 4 तार प्रणाली के लिए कौन से संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा संयोजन जो होगा वो उत्कृष्ट होगा। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे किसी भी उपभोक्ता जो होगा उसको अगर 3 फेज के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, तो उसके अंदर ये जो होता है ना, ये जो कनेक्शन जो होता है, ये कनेक्शन यूज़ किया जाता है। और यहाँ जो आपको जो लास्ट में मिलता है इसको सेकेंडरी बोला जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। सेकेंडरी क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके अंदर आपकी जो प्रणाली यूज़ की जाती है वो 3 फेज 4 तार प्रणाली यूज़ की जाती है। और यहाँ जो इसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी के जो कनेक्शन रहेंगे, प्राइमरी का तो रहेगा डेल्टा, सेकेंडरी का रहेगा स्टार। और ये आप सारी बातें जो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर ट्रांसमिशन करवाया मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, उसमें आप लोग ये जाके देखें कि आपको वहाँ ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगला है कि परिणामित्र के समांतर प्रचालन करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, अगर समांतर प्रचालन करना है, इसके अलावा मैं इसका श्रेणी में भी आपको बता देता हूँ श्रेणी में क्या क्या चीज़ चाहिएगी। देखो, समांतर में प्रचालन करना है तो इसकी एक चीज़ ये सही नहीं हो ना हो तो भी अपना काम चल जाएगा, जो है केवी रेटिंग। इसी तरीके से सेल्फ एंट्री जब आप लोग पढ़ोगे तो उसकी एज क्षमता सेम हो या ना हो, काम चल जाएगा। लेकिन जब आप लोग याद रखेंगे, जब यही चीज़ें अगर श्रेणी में होती तो ये सारी शर्तों का क्या करना पड़ता, पालन करना पड़ता। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। समान सेम वोल्टेज रेशो होता, समान ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता, इसके अलावा फ्रिक्वेंसी सेम होती और केवीए रेटिंग भी सेम होना ज़रूरी है। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और इसकी जो डिटेल आप लोग सेल्फ बैटरी के अंदर देखें तो वहाँ मैंने आपको बताया कि बैटरी अगर श्रेणी में जुड़ेगी तो उसकी एज क्षमता सेम होना ज़रूरी है। और यहाँ ट्रांसफार्मर की बात की है तो उसकी केवीए रेटिंग सेम होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो समांतर आपसे पूछा गया तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसकी विशेषता वह है। तो उसकी विशेषता देखो क्या है। तो पहला आपको दे रखा है कि एक सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसे एक कुंडली की आवश्यकता होती है, उसे सिर्फ एक दिशा में घूर्णन किया जा सकता है। तो देखो, पहली बात आपको दिया गया है सेल्फ स्टार्ट होती है, तो सेल्फ स्टार्ट ये नहीं होती, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और एक कुंडली नहीं, इसको कम से कम 2 कुंडलियों की आवश्यकता चाहिए शुरुआत के अंदर, दोनों दिशाओं में इसको क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दे ही दिया कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है और उन दोनों के अंदर आप लोग किसी भी क्या कर सकते हो, वाइंडिंग के टर्मिनल अगर चेंज कर देते हो तो वहाँ से आप लोग काम क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हो, रिवर्स प्राप्त कर सकते हो। तो पहला आपको दिया है कि दोनों कुंडलियों के टर्मिनल चेंज करके, दूसरा स्टार्टरिंग वाइंडिंग का चेंज करके, तीसरा रिवर्स सप्लाई कनेक्शन और चौथा रिवर्स स्विच। तो यहाँ आप लोग बी ऑप्शन इसका क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का,
1000 प्राइमरी टर्न है और आपको क्या करना है, वोल्टेज दे रखे है प्राइमरी की तरफ 250 और आपको सेकेंडरी की तरफ चाहिए 400। तो सेकेंडरी में टर्न पूछेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, N2 बटा में N1 और E2 बटा में क्या करेंगे E1। N1 का मान आपको जो दे रखा है वो N2 का मान आपको निकालना है। N1 का मान आपके पास 1000 है, E2 का मान 400 है और E1 का मान अगर पूछा जाए तो 250 का। तो 250 को इससे काटेंगे तो ये 4 पर जाएगा और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 400 के साथ। तो N2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1600। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें कि दो कुंडलियां ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रेरित ईएमएफ E1 व E2 हमेशा क्या होते हैं। तो ये प्रेरित ईएमएफ जो होंगे ये सेम कला में होंगे या विपरीत कला में होंगे। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये आप लोग नो लोड पर देखा होगा, ये मान लेते हैं वोल्टेज है और ये आपकी क्या है, दो घटक होते हैं। एक तो ये अपना कौन सा, ये मैग्नेटाइजिंग घटक हो गया और ये आपका कौन सा हो गया, इसको मैं म्यू लिख देता हूँ, ये कोर घटक होगा। और सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो ये होगा, सॉरी प्राइमरी के अंदर जो बैक ईएमएफ बनेगा वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होगा और सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ बनेगा वो कौन सा होगा, E2 होगा। तो E1 और E2 जो होगा हमेशा क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। यानी कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा क्या होंगे, E1 और E2 सेम होंगे। ये क्वेश्चन अब की बार वायरमैन जो इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला, किसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंडक्शन मोटर के अंदर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय विभव की दिशा में चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो NS होगा, ये सिंक्रोनस गति है आपकी। इस गति की दिशा में क्या करता है, NR चलता है। ये किसकी शर्त को पूरा करने के लिए करता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से बताएं मुझे, लेंज के नियम का होगा, फैराडे का होगा, फ्लेमिंग का होगा, या तो यहाँ ये लेंज के नियम की शर्त को पूरा करता है। तो इसलिए ये क्या करता है, इन दोनों की दिशा में ही चलेगा। अगला है कि परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर डज नॉट हैव, कि एक परमानेंट जो है और उसके अंदर परमानेंट जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, तो उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होगी। तो देखो परमानेंट इस तरीके से होगी, ये अपने पास कौन सी होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी और ये स्टार्टिंग होगी, यहाँ कैपेसिटर जुड़ा होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। और आपका स्क्वेल गेज रोटर होगा यहाँ पे, वो भी होगा। और हाई पावर फैक्ट्री इसका कैपेसिटर है तो हाई पावर फैक्ट्री भी तो बढ़िया होगा। लेकिन एक चीज़ नहीं होगी जिसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी कि अब केंद्रीय स्विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल उसी के अंदर करेंगे जिसके अंदर स्टार्टिंग शब्द का इस्तेमाल हो। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होगी और रेजिस्टेंस स्टार्ट होगी, इंडक्शन स्टार्ट होगी, इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की आवृत्ति। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर जो होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी साइड होगी और एक अपने पास कौन सी होगी, सेकेंडरी साइड होगी। तो प्राइमरी साइड दो चीज़ें जो होगी वो चीज़ याद रखेंगे, एक तो आपकी फ्रिक्वेंसी और एक आपकी पावर। और सेकेंडरी साइड फ्रिक्वेंसी और पावर, ये दो चीज़ें ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ से आप लोग दो बातें याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, उन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर आवृत्ति में किसी भी प्रकार से चेंजिंग नहीं करता, पावर में किसी प्रकार से चेंजिंग नहीं करता। जो पावर प्राइमरी साइड है वही पावर क्या मिलती है, सेकेंडरी साइड मिलती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसके अंदर रोटर और स्टेटर दोनों एक साथ घूर्णन करते हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि रोटर और स्टेटर जो एक साथ घूर्णन करते हैं, तो यहाँ स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो और रोटर दोनों एक साथ घूर्णन करते हैं, वो सिंक्रोनस मोटर में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का क्या कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इन द रिवर्स डायरेक्शन, कि उल्टी घूम रही है तो क्या कारण हो सकता है। पहला दे रखा है कि सप्लाई वोल्टेज नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दे रखा है स्टार्टिंग मेथड ऑफ द नॉट करेक्ट, कि मोटर को स्टार्ट करने का गलत तरीका है, तो भी मोटर उल्टी नहीं चलेगी। और दे रखा है एक फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज अगर उड़ गया है तो शुरुआत में नहीं चलेगी। और फेज सीक्वेंस ऑफ लाइन गोट रिवर्स, तो ये आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि पहले फेज क्रम अगर RYB था, अब इसका फेज क्रम क्या हो गया, RBY, यानी कि कोई भी दो फेज क्रम आप लोग क्या कर दें, फेजों को चेंज कर दें
तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, यानी कि मोटर का क्या चेंज हो गया, फेज क्रम चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन वायरिंग से है कि आपको ये बताना है कि जो अर्थ जो होता है, अर्थ कनेक्शन जो होता है, उसके लिए किस प्रकार की तार का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके घरों के अंदर मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके पास आर वाई बी, अगर 3 फेज की सप्लाई होगी तो उसके जो 3 रंग होंगे, लाल, पीला और क्या होगा, नीला होगा। इसके अलावा 3 पिन का क्या होगा, प्लग होगा। ठीक है, जैसे कूलर वगैरह के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर 3 तारें होंगी, एक तो लाल होगी, एक ब्लैक होगी और एक ग्रीन होगी। ठीक है, तो लाल तार जो है वो ये फेज़ के लिए, नीली तार ब्लैक तार जो है ये किसके लिए, ये न्यूट्रल के लिए, हरी तार जो है ये अर्थ के लिए। तो यहाँ से ग्रीन जो होगा आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ग्रीन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो सर्किट ब्रेकर है जिसके अंदर आप लोग सर्विस नहीं करने वाला भाग होगा। तो देखो, ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर होगा। लेकिन जो एमसीबी जो होती है, ठीक है, एमसीबी के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता जिसकी आप लोग मेंटेनेंस कर सको। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बैटरी जो होती है उसके अंदर सेल जो होते हैं उसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में देखो, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक बैटरी है और ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, धारा दे रही है 1 मिली एम्पियर और ये भी 1 मिली एम्पियर। आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं 2 में। अगर आप लोग समांतर में जोड़ेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, जबकि यहाँ दे रखा बढ़ेगा, ये नहीं होगा। वोल्टेज अगर 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, तो ये 2 ही देगा, जिसका मतलब वोल्टेज क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। करंट अगर ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, तो यहाँ से जो टोटल करंट निकलेगी वो 2 मिली एम्पीयर निकलेगी। तो करंट क्षमता बढ़ेगी और धारा क्षमता घटाने के लिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा यहाँ से वो ये रहेगा कि धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और दूसरी बात याद रखेंगे कि समांतर क्रम के अंदर अगर इनको जोड़ना है तो पोलैरिटी सेम होना चाहिए, बैटरी की प्लस माइनस सेम होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, और एच क्षमता सेम हो या ना हो ये कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पे। अगला है कि लेड एसिड बैटरी जो होता है उसको रिवर्स कैसे है, ये वो रिचार्जेबल कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन आपका डीएमआरसी का जो मेंटेनर की परीक्षा हुई थी 2016 के अंदर, उसके अंदर भी पूछा गया था। तो लेड एसिड बैटरी जो है इसके अंदर कारण ये है कि इसके अंदर जो केमिकल एक्शन जो होता है वो रिवर्सेबल है। धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। उस वजह से विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना कि ये जो सेल जो होगा इसको रिचार्ज क्या किया है अपने किया जा सके। अगला है कि अल्टरनेटर जो होता है उसके फील्ड के सर्किट को कौन सी सप्लाई दी जाती है। तो चाहे अल्टरनेटर हो चाहे आपका डीसी जनरेटर हो, इन दोनों के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग जो होगी उनके अंदर एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, और जो बनाने का जो काम करेगी वो डायरेक्ट करंट करेगी, यानी कि डिस्ट धारा करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। अगला इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क के बारे में पूछा गया कि डेवलपर टॉर्क जो होगा वो किसके समानुपाती होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपने ने एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का सवाल किया था कि जो इंडक्शन मोटर होगी उसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो वोल्टेज के क्या चलेगा, स्क्वायर होगा। अगर ये सिंक्रोनस मोटर होती तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि वो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ से इसका क्या रहेगा, सी रहेगा। और स्टार डेल्टा का फॉल्ट यही है कि वो स्टार्टिंग टॉर्क क्या कर देता, कम कर देता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज होती है लाइन वोल्टेज का 1/में क्या होगा, √3 होगा, और उस वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो रनिंग टॉर्क की तुलना में 1/में क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन किसके द्वारा दी जाती है। तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देखो मैं यहाँ सारा बता देता हूँ। ये नो ओवरलोड रिलीज होती है, ये ओवरलोड से रक्षा करेगी। और 9 वोल्ट कोयल होगी, ये ध्यान रखना कि 9 वोल्टेज है या 9 वोल्ट या लो वोल्ट, लो का मतलब कम वोल्टेज, और ये सप्लाई वोल्टेज का 80% अगर होता है तो ये ओपन हो जाती है। सिंगल फेज प्रिवेंटर ध्यान रखना, यानी कि एक फेज उड़ जाने पर काम करेगा, यानी कि सिंगल फेजिंग से रक्षा करेगा, यानी कि 3 फेज में से 2 फेज मिलना। और बैकअप फ्यूज जो काम करेंगे ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ आपको सारी बातें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन सी प्रोटेक्शन क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो यहाँ आपको शॉर्ट सर्किट आपसे पूछा गया तो सी आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि 400 वोल्ट है, 50 रेटेज है और इंडक्शन मोटर की गति दे रखी है 715 आरपीएम, पोलों की संख्या पूछेगी। तो कुछ नहीं करना, आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना है। एफ बराबर जो होगा वो पी एन बटा में क्या रहेगा, 120 रहेगा। आपको पी का मान निकालना है, तो 120 फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 50 आएगा, और स्पीड जो दे रखी है 715 दे रखी है। तो अगर आप लोग इसको काट के देखेंगे तो ये यहाँ से इसको अगर आप लोग देखें किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखें। एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपकी जो गति दे रखी है 715 है, क्योंकि इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप होगी, तो ये लगभग इसकी जो सिंक्रोनस गति होगी वो 750 होगी, लगभग 750 होगी। तो अब आप लोग इसको करके देखेंगे, तो 120 इंटू क्या करेंगे 50 और नीचे कर देंगे 750, इसको काटेंगे तो ये कितना पर जाएगा 15 पर 15 8 120। तो लगभग इस मशीन के अंदर लगभग क्या पूरे 8 में बोलोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आप लोग सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो ये जो गति दे रखी है 715, ये मोटर की गति है, एन आर है आपके पास, एन एस नहीं है। तो एन एस आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलेंगे, क्योंकि 750 लगभग इसकी क्या रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 8 पोल रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो शेडेड पोल मोटर होती है उसके अंदर शेडिंग कोयल का क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये शेडेड पोल मोटर जो होती है इस तरीके से, तो यहाँ ये 1/3 भाग जो होता है, इसके ऊपर एक तांबे का छल्ला लगाया जाता है जिसको शेडिंग रिंग बोला जाता है। और ये शेडिंग रिंग काम क्या करती है, स्टार्टिंग टॉर्क होती है उसमें क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और स्टार्टिंग टॉर्क में वृद्धि करेगी, इसका मतलब ये काम क्या करेगी, यहाँ जैसे ये फील्ड मेन वाइंडिंग होगी और ये आपकी शेडिंग रिंग होगी, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करेगी। इसका मतलब ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला इल्यूमिनेशन से दिया गया कि पृष्ठ से दूर डी, पृष्ठ से दूरी जो डी है, और प्रकाश स्रोत के कारण प्रदीप्ति क्या होगी। कि जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत है और यहाँ इस तल तक आपको प्रकाश पहुँचाना है, और इनके बीच की जो दूरी क्या है, डी है। तो इल्यूमिनेशन जो होगा वो देखो किस तरीके से होगा। इल्यूमिनेशन जो होगा ई जो होगा वो क्या होगा, प्रदीप्ति इसके आई के समानुपाती होगी, और इसके अलावा डी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनटू क्या आएगा कोस थीटा। थीटा लिखो चाहे फाइन लिखो। ये तो जो एंगल होगा ये होगा, ये प्रकाश की किरण का जो एंगल होगा वो होगा, और आई ध्यान रखना इसका वो होगा अपने पास ज्योति तीव्रता होगी, और डी इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये इल्यूमिनेशन जो होगा ये दूरी की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, डी का क्या रहेगा, सॉरी 1/d का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अगला कि 11 किलो kV लाइन है, चालक के ग्रहण पर कौन से विद्युत रोधी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द टाइप इंसुलेटर यूज टू होल्डिंग द 11 kV ओवरहेड कंडक्टर ऑन स्ट्रेट रनिंग पोल। 11 kV की जो लाइनें जो होती है उसके अंदर स्ट्रेट रनिंग पोल के अंदर चालक यानी कि कंडक्टर जो होता है, ओवरहेड कंडक्टर जो होते हैं उनको अंदर आपको देखना है। तो देखो यहाँ काम क्या करेंगे, what is the type insulator, which type of, what is the type of insulator for use the holding the 11 kV ST overhead conductor on straight running of poles। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखना कि इसके अंदर 11 kV की जो लाइनें जो होती है इसके अंदर देखो, यहाँ जो आपने घरों में देखा होगा ये नॉर्मली इसके अंदर इस तरीके से एक तो ये होगा इंसुलेटर, और शेकल जो होगा वो मोड़ के एंड पर लगाया जाता है, और ये स्पॉट वायर के लिए यहाँ स्टे वायर जो होगा इसके साथ स्टे इंसुलेटर लगा होगा, और पिन इंसुलेटर जो होते हैं वो आपने देखा होगा नॉर्मली खंभों पर लगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पिन इंसुलेटर। ये नॉर्मली 33 kV तक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला है 35 और 15 ओम के दो रेजिस्टेंस आपने श्रेणी में जोड़ दिए, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और 15 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं ये 35 है और ये 15 हो गया, और 5 वोल्ट की आपने क्या कर दी, बैटरी जोड़ दी। आपको 15 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो V बराबर क्या करेंगे, IR करेंगे। R आपके पास 15 है, करंट का मान चाहिए। तो करंट इसमें से यहाँ से जो टोटल करंट होगी वही इसमें जाएगी, और टोटल करंट आपको पता है V बटा में क्या करेंगे, R करेंगे, और वोल्टेज का मान यहाँ 5 है, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 1 बटा में कितना होगा, 10 होगा। तो 1/10 जब आप लोग करेंगे
तो यहाँ करंट का जो मान आएगा 1/10 आएगा। तो इसका मतलब V बराबर IR से देखेंगे तो R का मान 15 आ गया और I का मान 1/10 होगा। तो 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 वोल्ट। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज रहेगी वो 1.5 रहेगी और बाकी जो 3.5 रहेगी वो 35 ओम पर रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि 3 शाखा है, उसके अंदर संधि में प्रवेश करने वाली धारा 2 और 5 एम्पीयर है। तो निकलने वाली धारा का मूल्य क्या होगा? तो निकलने वाली धारा जो होगी इन दोनों का ऐड होगा। तो कितना ऑप्शन आएगा? 7 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको R2 पर वोल्टेज ड्रॉप का पता लगाना है। तो R2 पर अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप का पता लगाना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप लोग किरचॉफ के नियम से कर सकते हो, दूसरा जो आपके पास मेथड रहेगा ये आप लोग धारा का मान निकाल करके भी कर सकते हो। तो इसको अपने देखें किस तरीके से करेंगे। तो अपने काम क्या करते हैं, यहाँ जो आपको जो मेथड समझ में आ जाएगा वो मैं करवाता हूँ। तो आप लोग यहाँ से आई निकाल लें टोटल। फिर ये आई देखो, ये दोनों सीरीज में 100 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 100 ओम का, तो मतलब वो आधी आधी भी डिवाइड हो जाएगी। तो अपने काम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस करके और टोटल करंट का मान निकालेंगे। तो ये 40 है, ये 60 है, तो इन दोनों का करेंगे तो ये 100 में आएगा और ये भी 100 है, और ये दोनों आपस में कैसे है, समांतर में। तो इन दोनों का जो टोटल करेंगे तो आएगा 50। ये जो 50 होगा इस 100 के क्या होगा, समान श्रेणी में होगा। तो इसका मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा आपका वो 150 में आएगा, और वोल्टेज भी आपके पास कितनी है, 150। तो आई जो होगा यहाँ से कितना आएगा, 1 एम्पियर, ऐसा होगा। अब आपको पता है कि 1 एम्पियर यहाँ से जो करंट निकलेगी वो दो समान टुकड़ों में जाएगी, क्योंकि ये भी 100 ओम का, ये भी 100 ओम का, तो यहाँ आएगी 0.5 एम्पियर। अब आपको R2 का मान है 40, तो V बराबर I इंटू क्या करेंगे, R करेंगे वोल्टेज ड्रॉप के लिए, और I का जो मान है 0.5 और R का मान है 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 वोल्ट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो करने का जो मेथड था वो ये था, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी रेजिस्टेंस का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि तापमान घटने से घटेगी बढ़ेगी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिसका भी ताप गुणा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो तापमान बढ़ने पर घटेगी और ठीक है, तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया। तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा। और नेगेटिव वाले आपको बता देता हूँ, LDR हो गया आपके पास, थर्मिस्टर हो गया, ठीक है, और VDR या जिसको वेरिस्टर भी कहा जाता है, ये भी क्या है, ताप गुणा किसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके अलावा कार्बन वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला है कि उच्च विभव पर विद्युत रोधक की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, इंसुलेटिंग जो मटेरियल जो होता है उसका अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो आपके पास वोल्टेज होनी चाहिए, वो DC होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एक बात याद रखेंगे। और ये दोनों काम जो होता है जिसके पास होगा वो मैग्नेटोमीटर होगा, क्योंकि मैग्नेटोमीटर नॉर्मली कम से कम जो देखा होगा, नॉर्मली जो लेबों के अंदर होता है वो 500 वोल्ट का होगा। और वैसे ध्यान रखना, मैग्नेटोमीटर की रेंज 100 वोल्ट से स्टार्ट हो जाती है, 100 वोल्ट से लेकर 5000 2500 वोल्टेज तक होता है। तो उच्च विभव पर विद्युत रोधक की जांच करने के लिए मैग्नेटोमीटर का यूज़ करेंगे, और इसको इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ आपको ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे कि दिया गया है कि अगर टर्मिनल AB पर रखें तो ओममीटर के द्वारा मूल्य क्या होगा। यानी कि आपने यहाँ ओममीटर लगा दिया और R का मान 100 में, ये भी 100 है, 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 यानी कि सारे 100 ओम के। तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों आपस में समांतर में होंगे, फिर ये तीनों सीरीज में होंगे, फिर ये आपस में समांतर में होंगे, फिर ये लास्ट में क्या होगा, सीरीज में होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप लोग क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप अर्थिंग जो होती है उसके अंदर जो पाइप की जो लेंथ होती है वो भूमि के अंदर किसके आधार पर डिसाइड की जाती है। तो भूमि की नमी के आधार पर करेंगे, टाइप ऑफ मेटल यूज़ फॉर पाइप यूज़ करेंगे, फिर टाइप ऑफ अर्थिंग वायर के हिसाब से करेंगे, किस के हिसाब से करेंगे। तो भूमि में पाइप की जो लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी, ठीक है, तो ये आप लोग किस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको जो वायर अर्थिंग की अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि जैसे नॉर्मली, जैसे आपको बता देता हूँ कि भूमि के अंदर जो पाइप की जो लंबाई होती है ये नमी के अकॉर्डिंग डाली जाती है, लेकिन इसका अगर व्यास अगर आपसे पूछा जाए तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है,
ठीक है। जैसे आप लोग देखा होगा कि कास्ट आयरन की जो पाइप होगी उसका शायद 38 mm व्यास होगा। इसके अलावा जीए की जो पाइप होगी उसका 100 mm व्यास होगा, इस तरीके से। अगला है कि जो अर्थिंग जब आप लोग करोगे, पाइप अर्थिंग करोगे, तो उसके अंदर नमक और चारकोल का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो जब आप लोग भूमि के अंदर, जैसे ये पाइप है, इसके चारों ओर क्या करेंगे, अपने 15 सेंटीमीटर मोटी क्या करेंगे, इसके अंदर परत बनाई जाती है। और ये परत जो होगी नमक, चारकोल, ठीक है, तो इनकी यूज़ करेंगे। तो इसमें समय समय पर पानी डालेंगे। तो ये काम क्या करेगा, भूमि का प्रतिरोध कम करने के लिए डाली जाती है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो ये क्या रहेगा, ए रहेगा। और इस पाइप का जो नॉर्मली व्यास होगा वो 38 mm होगा। और इसके अंदर जो होल होते हैं उनका व्यास अगर पूछा जाए तो 12 mm होगा। और जिस पाइप से आप लोग तार लेकर के आते हो, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, अर्थिंग पाइप बोलेंगे, तो वो इसका साइज़ होगा वो 12.7 mm होगा। इसके अलावा जिस पाइप से पानी डालते हो उसका साइज़ इसका लगभग आधा होगा, 19 mm होगा। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल इज द मेथड यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ, यानी कि विभव पतन का जो पद्धति जो होती है उसका इस्तेमाल किस में करेंगे? तो आप लोगों ने भूमि का रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, अर्थ टेस्टर पढ़ा होगा। तो अर्थ टेस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होंगे, ई, पी, सी, इस तरीके से। और ये भी एक प्रकार का मेगरमीटर होगा, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक करंट रिवर्सर का इस्तेमाल किया जाता है जो भूमि के अंदर एसी भेजता है, और एक इसके अंदर रेक्टिफायर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है जो मीटर जो होता है उसको डीसी सप्लाई देने का काम करते हैं। तो ये अर्थ रेजिस्टेंस होगा, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होगा उसके अंदर इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। और जो काम क्या करेगा, भूमि का रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेगा। और भूमि का रेजिस्टेंस होगा वो अर्थिंग करते हो तो कम से कम होना चाहिए। और दूसरी बात याद रखें, हर भूमि का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि होल इफेक्ट टोंग टेस्ट किसका यूज़ करेंगे? तो होल इफेक्ट का मतलब क्या होगा, तो जैसे अगर आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप लोग इसी धारावाही चालक रखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो जो ईएमएफ होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। तो इस प्रभाव को होल इफेक्ट कहा जाता है। और ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जो अर्धचालक होंगे उसमें डोपिंग अगर करोगे, इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धि मिलाओगे, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया आपको बताया गया है कि डोपिंग होती है। तो डोपिंग मिलाने पर क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता मिलाया जाता है। शुद्ध अर्धचालक मुद्रे इसे बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो क्या बढ़ाने के लिए आप लोग मिलाओगे, तो आपको पता है कि उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है शुद्ध अर्धचालकों की, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। फिर आप लोग इनमें डोपिंग मिलाओगे। डोपिंग 2 प्रकार की होगी, त्रिस्योजी होगी और एक कौन सी होगी, पंचयोजी होगी। तो वहाँ से आप लोग एन और पी प्रकार के अर्धचालक को तैयार करोगे। एन प्रकार का अर्धचालक होगा वो पंचयोजी से तैयार होगा और त्रिस्योजी से तैयार होगा पी प्रकार का। तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, चालकता को बढ़ाने के लिए इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध साइन वेव जो होता है उसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो शुद्ध साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होगा वो आप लोग याद रखेंगे, पाई/2√2 होगा। इसके अलावा एक पॉइंट क्या होगा, 11 होगा। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे, अगर आपका स्क्वायर वेव होगा तो इसका 1 होगा। अगर ये ट्राइंगुलर होती तो 1.15 होगा। शुद्ध डीसी होगी तो 1 होगा। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये ट्राइंगुलर के लिए और ये शुद्ध डीसी के लिए। अगला है एसी की अपेक्षा डीसी का लाभ क्या होगा? तो एसी सप्लाई जो होता है एसी की अपेक्षा डीसी का आपको फ़ायदा पूछा है। तो डीसी का देखो 4 ऑप्शन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इजी जनरेशन, इजी ट्रांसमिशन, स्टेप अप, स्टेप डाउन, इजी स्टोर। तो डीसी का जो मेन फ़ायदा होगा, डीसी को आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। और स्टेप अप, स्टेप डाउन इजी जो किया जा सकता है वो एसी सप्लाई में किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। इजी ट्रांसमिशन भी कर सकते हो क्योंकि एसी के उपकरण जो होते हैं, जो भी स्विच गियर आप लोग यूज़ करते हो, एमसीबी रिले वगैरह जो भी है, जो एसी सप्लाई पर काम करते हैं वो सस्ती होती है और इजी जनरेशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किन कारणों से प्रणामित्रों में डेल्टा संबंध से ज़्यादा तारा संबंध प्रदर्शित जो होता है वह पसंद किया जाता है? स्टार कनेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर डेल्टा कनेक्शन ट्रांसमिट ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रिड्यूस वोल्टेज ऑपरेशन, लेस नंबर ऑफ टर्न, इंक्रीज द साइज ऑफ द कंडक्टर, ऑल ऑफ द डे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि डेल्टा जो कनेक्शन जो होगा, स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ देखें आप लोग कि अगर आप लोग स्टार कनेक्शन की अगर अपने बात करें तो स्टार कनेक्शन के अंदर जो लाइन वोल्टेज होगी, जो फेज वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज का क्या होगी, 1/√3 होगी।
इसका मतलब यहाँ ध्यान रखना, इंक्रीज द साइज ऑफ द कंडक्टर, लेस नंबर ऑफ टर्न। और दूसरी बात ध्यान रखना कि ये जो स्टार, ये जो कनेक्शन होगा, ये डेल्टा जो कनेक्शन होगा, सॉरी स्टार कनेक्शन होगा, ये ज़्यादातर स्टेप डाउन में यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ज़्यादातर क्यों यूज़ करेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन है या स्टार कनेक्शन है तो वो स्टार या डेल्टा कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपका स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होगा, वो टर्नों के अकॉर्डिंग होगा। स्टार कनेक्शन इसलिए स्टेप डाउन होगा क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जिसको सेकेंडरी बोलेंगे आप लोग, ये 11/415 होता है। इसका मतलब यहाँ आप लोग जो ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे, इसके जो कनेक्शन होंगे वो ये होंगे। दूसरी बात, इसका जो मेन फ़ायदा होगा, आप लोग 3 फेज़ के साथ साथ सिंगल फेज़ भी सप्लाई ले सकोगे। इसका मतलब ज़्यादातर जो आप लोग देखेंगे तो ये जो बिजली का जो उत्पादन होता है उसके बाद जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं सारे स्टेप डाउन होते हैं। तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी। और दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर वोल्टेज को डाउन करोगे तो करंट क्या होगी, ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पावर को बनाना P बराबर क्या होगा, VA होगा। तो इसका मतलब यहाँ चार तार जो लेना पड़ेगा वो मोटा लेना पड़ेगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि स्टार कनेक्शन के अंदर या जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो सेकेंडरी साइड जो होगी, स्टेप अप के अंदर सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पतला तार होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो प्राइमरी साइड उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि किसका जो है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो ये मैंने शायद आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम का जो गलनांक होगा ये 660 डिग्री होगा। कॉपर का जो होगा वो 1083 1084 होता है। टिन का 232 डिग्री सेल्सियस होता है। और लेड का अगर आप लोग देखेंगे तो ये 327 डिग्री होगा। इसके अलावा जिंक का अगर अपने बात करें तो ये 420 होगा। मैग्नीन का अगर अपने बात करें तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें प्लेटिनम की, ये 1720 1727 होगा। और अपने बात करें तो जैसे अपने पास सिल्वर हो गया, चांदी होगी, चांदी का याद रखेंगे 960 होगा। सोने का अगर याद रखेंगे तो 1034 होगा, ठीक है। इसके अलावा टंगस्टन का याद रखें तो टंगस्टन का लगभग कितना डिग्री होगा, 3400 डिग्री होगा। तो इन चारों के अंदर अगर आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉपर का है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होगी। तो देखो जैसे जैसे गेज कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा। तो ये 18 HWG गेज जो है ये सबसे छोटा गेज है, तो उसका साइज़ अगर आप लोग देखेंगे, डायमीटर देखें, वो सबसे बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ये 18 HWG। और HWG का पूरा नाम याद रखेंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। और ये तार का जो मापन करेगा, ये तार के व्यास का मापन करेगा और व्यास mm में करेगा। और इसके अंदर जो रेंज होती है 0 से 36 HWG रेंज होती है इसकी। अगला है कि किसकी चालकता उच्च होगी। तो चालकता यहाँ आपको पता है कि अगर आप लोग मानक चालक देखें तो ये मानक चालक कंडक्टर जो होता है ये कॉपर होगा। तो इसकी चालकता अगर 100% है तो एल्यूमिनियम की 60.6% होगी, सिल्वर की 105% होगी, और इसकी कितनी होगी, 70%। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत की एक संस्था है IACS, इंडियन एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग कॉपर क्या है, मानक कंडक्टर है, और इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो चालकता जो होगी वो किसकी होगी, वो सिल्वर की होगी। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लैम्प का ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ देखो LED का ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तो फ्लोरोसेंट लैम्प का होता है, ये लगभग 7000 होता है। और छोटे पेपर लैम्प का लगभग 3000 होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आप लोग याद रखेंगे फ्लोरोसेंट लैम्प का होगा। अगला है ल्यूमेन। ल्यूमेन ध्यान रखना कि ज्योति तीव्रता जो होती है, और ज्योति फ्लक्स हो गया या प्रकाश की वेवलेंथ होगी। तो इसके सारों के मैं मात्रक बता देता हूँ। वेवलेंथ का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होगा। फ्रिक्वेंसी का आपको पता है हर्ट्ज होगा। और प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी का कैंडेला होगा। और जो ज्योति फ्लक्स का जो होगा वो ल्यूमेन होगा। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, CP जो होगा वो ल्यूमेन बटा में क्या होगा, 4 पाई होगा। तो यहाँ से याद रखेंगे ल्यूमेन जो होगा वो 4 पाई इंटू क्या रहेगा, CP रहेगा। और 4 पाई का अगर आप लोग यहाँ से मान रखेंगे तो ये 12.57 आएगा CP। और ये आपकी DMRC की 2000 परीक्षा में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है कि उच्च दाब मर्करी वेपर लैंप जो होता है उसमें मुख्य इलेक्ट्रोड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है।
तो हाई प्रेशर जो मर्करी वेपर लैंप होगा उसके अंदर किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ से आप लोग ध्यान रखना कि सभी के अंदर जो इलेक्ट्रोड जो यूज़ किए जाते हैं वो टंगस्टन के यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टंगस्टन। और कांसा मैं आपको बता देता हूँ, कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन की क्या होती है, मिश्रण होता है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन कि जो डायोड का सामना की इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज दैट ए डायोड कैन बी वाइड स्टैंड इन द रिवर्स डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड। यानी कि जो डायोड्स होगा कि जब आपने इसको रिवर्स बाइसिंग में जोड़ा है तो वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर ये स्वेच्छापूर्वक क्या करेगा, काम करेगा बिना भंजित हुए, तो वो जो वोल्टेज होती है उसको प्री इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं। और जिस पर ये टूट जाता है उसको बोलते हैं अपने पास ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा जिस वोल्टेज पर ये काम करेगा उसको नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज भी कहा जाता है। और इसका जो मान सिलिकॉन के लिए पूछा जाए तो 0.7 वोल्ट होगा, और ये जर्मेनियम के लिए अगर पूछा जाए तो 0.3 वोल्ट होगा। अगला कि इनमें से कौन सा गुणधर्म जो होगा कि डायोड को एक रेक्टिफायर की तरह अनुमति देता है काम करने के लिए। जंक्शन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप लोग देखें कि आपको ये बताना है कि एक डायोड जो होता है वो दिष्ट कार्य के रूप में क्यों काम करेगा। तो आपको पता है कि दिष्ट कार्य के रूप में कब काम करेगा। एक तो उसका क्या है, फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है। फॉरवर्ड बायस के अंदर वो काम करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। इसका मतलब जब वो रिवर्स बायस में होगा तो आपको आउटपुट नहीं देगा। इसका मतलब इसमें धारा की डायरेक्शन रहेगी वो एक ही दिशा में रहेगी। तो ये जो इसका गुण जो होता है यही इसको क्या करेगा, दिष्टकारी के रूप में क्या करेगा, काम करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जर्मेनियम अर्धचालक जो होता है, जर्मेनियम अर्धचालक जो होगा उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा। तो अभी जो मैंने आपको जो बात बताई थी ये तो नी वोल्टेज, लेकिन ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा जर्मेनियम के लिए ये 0.6 से 0.7 होगा। इसके अलावा सिलिकॉन के लिए अगर ये पूछा जाता तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 59 का वो रहेगा सी। इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने, आपको दिया गया कॉमन कलेक्टर जो होता है इसका इस्तेमाल द लास्ट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर बिफोर द लोड द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेज। यानी कि इसका देखो हिंदी में क्या मतलब बनेगा, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या कि एम्पलीफायर जो होता है उसके अंदर जो एंडिंग स्टेज होती है वहाँ आप लोग काम क्या करते हो, कॉमन कलेक्टर का यूज़ करते हो। ठीक है, कॉमन कलेक्टर विन्यास होता है उसका यूज़ करेंगे। तो इसका कारण क्या पूछा गया, तो इसका जो यूज़ जो होता है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 60 क्वेश्चन थे। अगला जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर भी अपने इसरो का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दूसरी बात ध्यान रखना, इनकी PDF जो होगी जितने भी मैं पेपर करवा दूंगा उसके बाद ही आप लोगों को BHM टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें, वीडियो को समझते रहें। और इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या थी वो 60 थी, जो मैंने आपको सारे बता दिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने आपको 42 नंबर दिया था रेजिस्टेंस का, वो आप लोग सभी हल करेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आप लोगों को ऐसे पेपर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आपका इसरो का होने वाला है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन इसरो में पूछे जाते हैं। तो ये इसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या 60 थी। और सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिले होंगे जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे। तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।